एक ज़माने की बात है। नवरंगपुर नाम के शहर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। उसका एक ही बेटा था, 20 साल का बुद्धिमान और विनम्र युवक जिसका नाम आरव था। सेठ अपने कारोबार की वजह से अक्सर अलग अलग शहरों में घूमता रहता था। एक बार व्यापार के काम से वह एक दूसरे नगर में गया हुआ था। वहाँ उसकी नज़र एक बेहद सुंदर महिला पर पड़ी। उस औरत की सुंदरता देखकर सेठ मोहित हो गया। सेठ ने पास ही बैठे एक दुकानदार से उस महिला के बारे में पूछा। दुकानदार ने तुरंत समझ लिया कि सेठ के मन में क्या चल रहा है। उसने कहा, आप तो परदेसी लगते हैं, इस औरत के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सेठ बोला, वह बहुत सुंदर है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। दुकानदार बोला, वह आपसे शादी नहीं करेगी, उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। सेठ ने घमंड से कहा, मैं व्यापारी हूँ, मेरे पास इतना धन है कि तुम्हारी दुकान क्या, पूरा नगर खरीद सकता हूँ। फिर वह मुझसे शादी क्यों नहीं करेगी? यह कहकर सेठ उस औरत की ओर बढ़ गया। दुकानदार ने पीछे से कहा, आपके पास भले ही ढेर सारा धन हो, लेकिन याद रखिए, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, चिंगारी भी हो सकती है। बिना समझे छुओगे तो हाथ जल जाएगा। पर सेठ ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा उस औरत के पास जाकर परिचय पूछा। उस औरत का नाम चित्रलेखा था। उसने अपना पूरा परिचय भी दे दिया। सेठ ने बिना देर किए कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। चित्रलेखा ने पहले तो सख्त आवाज़ में मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि सेठ बहुत धनवान है, वह तुरंत शादी के लिए मान गई। सेठ ने चित्रलेखा से विवाह किया और उसे अपने घर ले आया। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। सेठ अक्सर अपने व्यापार के कारण 2-3 दिन के लिए बाहर चला जाया करता था। एक बार वह काम से दूसरे नगर गया हुआ था। उस समय घर पर केवल चित्रलेखा और बेटा आरव मौजूद थे। उसी दौरान एक जवान आदमी सीधे सेठ के घर में घुस आया। चित्रलेखा ने जैसे ही उसे देखा, वह घबरा गई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि चित्रलेखा का पुराना प्रेमी विराज था। चित्रलेखा ने उसे जल्दी से अंदर खींचते हुए कहा, अचानक क्यों आ गए? आने से पहले कोई संदेशा तो भेज देते। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी आरव वहां आ पहुंचा। चित्रलेखा एकदम सहम गई। उसने तुरंत आरव से कहा, यह मेरे रिश्तेदार है, माई कैसे आए हैं? तुम जरा बाजार से कुछ सामान ले आओ ताकि इनका ठीक से आदर सत्कार किया जा सके। आरव तुरंत बाजार की ओर निकल गया। बाजार काफ़ी दूर था, इसलिए आने जाने में समय लग ही जाना था। जैसे ही आरव घर से निकला, चित्रलेखा और विराज एक दूसरे से लिपट गए और प्रेम मिलन में डूब गए। वे इतने मग्न हो गए कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। आरव जब सामान लेकर लौटा तो उसने दोनों को गलत हालत में देख लिया। दोनों जल्दी से अलग हो गए। आरव को सामने देख उनके चेहरे का खून सूख गया। आरव बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। चित्रलेखा ने घबराकर विराज को तुरंत घर से बाहर भेज दिया। दूसरे दिन जब सेठ व्यापार से घर लौटा तो चित्रलेखा उसके सामने जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, आपकी गैर मौजूदगी में आरव ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अगर ठीक समय पर मेरे मायके से मेरे चचेरे भाई विराज नहीं आ जाते तो आज बहुत बुरा हो जाता। यह सुनकर सेठ गुस्से से काँप उठा। उसने आरव को बुलाया और डांटते हुए बोला, चित्रलेखा भले ही तुम्हारी सौतेली माँ है, पर है तो माँ ही। तुम्हारे मन में ऐसी गिरी हुई बात कैसे आई? आरव जैसे पत्थर का हो गया। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि चित्रलेखा खुद को बचाने के लिए उस पर ऐसा झूठा आरोप लगा देगी। उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, यह बिल्कुल झूठ है। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि ये खुद एक अजनबी आदमी के साथ गलत काम कर रही थी। मैंने इन्हें उसी आदमी के साथ बुरी हालत में देखा, इसलिए मुझे फंसाने के लिए ये झूठ बोल रही है। चित्रलेखा फिर रोते हुए बोली, देखिए इनको, अपनी गलती छिपाने के लिए अब मुझ पर और मेरे चचेरे भाई के पवित्र रिश्ते पर ही दाग लगा दिया। सेठ चित्रलेखा की सुंदरता और मीठी बातों का इतना दीवाना हो चुका था कि
उसे वही सही लगी। उसने आरव को डांट कर चुप करा दिया और बोला, अगर दोबारा ऐसी गलती की या बेहूदगी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर सेठ चित्रलेखा के आंसू पहुँचने लगा और उसे ढांढस बंधाने लगा। आरव मन ही मन टूट चुका था। उसके लिए सबसे बड़ा सदमा यह नहीं था कि उसके पिता ने उस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि यह था कि उसकी सौतेली माँ इतनी आसानी से उसे बर्बाद करने पर उतारू हो सकती है। उस रात वह अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहा, न खाना खाया न किसी से बात की, लेकिन उसके दिल में एक ही बात लगातार चल रही थी कि सच को कैसे साबित किया जाए। अगले 2 दिनों तक घर में अजीब सन्नाटा रहा। सेठ पूरी तरह चित्रलेखा की बातों पर विश्वास कर चुका था। वह आरव से खटे खटे रहने लगा। दूसरी ओर चित्रलेखा हर पल इस डर में थी कि कहीं आरव सच बोलकर सब कुछ बिगाड़ न दे। वह विराज से मिलने का कोई मौका नहीं चूकती थी ताकि अगला कदम तय किया जा सके, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आरव चुप बैठने वालों में से नहीं था। एक शाम आरव अपने पिता के कमरे में गया और धीमे स्वर में बोला, पिताजी, आपने मेरे चरित्र पर सवाल उठाया है। मैं इसे बिना साबित किए नहीं छोड़ सकता। आपसे बस एक विनती है, मुझे अपनी बेगुनाही सिद्ध करने का एक मौका दीजिए। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, तुम क्या साबित करोगे? मैं सब जान चुका हूँ। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैं झूठा साबित हो जाऊँ तो घर छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। सेठ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, आखिरी मौका मिलता है तुम्हें। आरव ने धीरे धीरे अपनी योजना बनाई। जिस आदमी को माँ चचेरे भाई बता रही है, अगर वे सच में रिश्तेदार हैं तो उनके पास मायके से कोई प्रमाण पत्र, पहचान या परिचित लोग होंगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कल सुबह उन्हें बुलाकर सबके सामने यह साबित कराया जाए कि वे सच में रिश्तेदार हैं। चित्रलेखा यह सुनकर सन रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, पर वह तुरंत संभल कर बोली, ठीक है, बुला लूँगी। मेरे भाई को कौन नहीं जानता। लेकिन अंदर से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। विराज को रिश्तेदार नहीं था और उसे सामने लाना खुद को जाल में फंसाना था। उस रात चित्रलेखा और विराज गुप्त रूप से मिले। वह घबराते हुए बोली, अगर तुम यहाँ आए तो आरव हमें पकड़वा देगा, हमें कुछ और सोचना होगा। विराज ने दांत भींचते हुए कहा, तो फिर उससे पहले ही आरव को रास्ते से हटाना होगा। चित्रलेखा डरते हुए पीछे हट गई। क्या मतलब? विराज ने फुसफुसाते हुए कहा, कल सुबह से पहले आरव घर में जिंदा नहीं होना चाहिए। चित्रलेखा की रगों में खून जैसे जम गया। नहीं, यह पागलपन है। मैंने बस उसे फंसाना चाहा था, मारना नहीं। लेकिन विराज का चेहरा अब पूरी तरह क्रूर हो चुका था। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। या तो वो मरेगा या हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। चित्रलेखा के होश उड़ चुके थे। वह पूरी रात डर और पछतावे में जागती रही। उधर आरव अपने कमरे में शांत बैठा था, पर वह बेखबर नहीं था। उसे महसूस होने लगा था कि स्थिति सिर्फ झूठे आरोपों तक सीमित नहीं रही। अब कुछ बड़ा होने वाला था, बहुत बड़ा। सुबह होने में बस कुछ ही घंटे बचे थे। बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन आरव के कमरे में माहौल भारी था। वह खिड़की के पास बैठा सब कुछ सोच रहा था। उसे लग रहा था कि घर में कोई अदृश्य हलचल चल रही है। उधर सबसे ज़्यादा बेचैन चित्रलेखा थी। पूरी रात करवटें बदलते हुए बीत गई। हर बार जब आंख लगती, उसे लगता कहीं विराज सचमुच कुछ करने बैठे, पर उसकी हालत यह भी थी कि वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगर विराज पीछे हट जाता तो उसका झूठ उसी क्षण खुल जाता, और अगर विराज आगे बढ़ता है तो पाप का बोझ उम्र भर उसे चैन नहीं लेने देगा। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर विराज को रोकने के लिए एक चीटी लिखकर खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन आधी रात की हवा इतनी तेज थी कि कागज़ आंगन में गिरकर कहीं गुम हो गया। उधर विराज अपनी योजना पर अड़िग था। वह जानता था कि सेठ को तो कुछ पता नहीं और सबको यह दिखाना आसान होगा कि आरव ने खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया। रात के तीसरे पहर में वह घर के पिछले हिस्से में दबे पांव दाखिल हुआ। सेठ का कमरा एकदम अंदर था।
चित्रलेखा अपने कमरे में ठिठुरते हुए जाग रही थी। मन में बस एक ही दहशत, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आरव भी सोया नहीं था। उसे कमरे के बाहर हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसके कान पहले से ज़्यादा चौकन्ने थे। वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया और कमरे की बत्ती बुझाकर दरवाजे के पीछे छिप गया। विराज धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे लग रहा था कि आरव सो रहा होगा। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। आरव ने पीछे से कदमों की रफ्तार पहचानी और एकदम बिजली की तरह हरकत की। उसने पीछे से आकर विराज का हाथ पकड़ लिया। विराज चौंक पड़ा। तो जाग रहा था? आरव ने कहा, सच को दबाने के लिए तुम लोग किसी भी हद तक जा सकते हो, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। विराज ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर आरव उससे ज़्यादा मजबूत था। इसी बीच चित्रलेखा ने आहट सुनी। उसका दिल बैठ गया। वह अपने कमरे से बाहर निकली और धीरे धीरे आरव के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उसने भीतर झांकना चाहा, अचानक अंदर से जोरदार धक्का लगा। विराज लड़खड़ाकर पीछे गिरा। उसके हाथ में एक छोटा सा छुरा चमक रहा था। आरव ने गहरी आवाज़ में कहा, मेरे पिता को झूठ सुनाकर तुम दोनों ने मुझे जो दर्द दिया वह मैं भूल भी जाता, लेकिन आज तुम मेरी जान लेने आए हो। अब सच छुप नहीं सकता। चित्रलेखा लड़खड़ाकर भीतर आ गई और बोली, रुक जाओ, लड़ना बंद करो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। जिस चिट्ठी को वह रात में फेंक चुकी थी, वह आंगन से उड़कर सीधे सेठ के पैरों में जाकर चिपक गई थी। सेठ रात में पेशाब के लिए उठा था और कागज़ देखकर पढ़ने लगा। अब सेठ भी वहीं आ चुका था। सेठ के कमरे में पहुंचते ही माहौल बिल्कुल जम गया। कुछ पल के लिए हर कोई ठहरा हुआ था। विराज के हाथ से छुरा गिर चुका था। चित्रलेखा जमीन पर बैठी कांप रही थी। आरव उसी स्थिति में खड़ा था। सेठ की नज़र सबसे पहले विराज पर गई। उसके चेहरे पर दर्द से भरी कठोरता थी। सेठ ने कहा, अब सच बोलो। विराज ने पहले तो नज़रें झुका ली, पर जैसे ही सेठ ने दहाड़ लगाई, अगर सच नहीं बताया तो पुलिस को अभी बुलाता हूँ। विराज का हौसला टूट गया। वह वहीं घुटनों पर बैठ गया। सच यही है कि मैं चित्रलेखा का पुराना प्रेमी हूँ। उसने ही बुलाया था और हम दोनों ने मिलकर आरव को फंसाने की योजना बनाई थी। हमें डर था कि अगर आरव ने हमें देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए उस पर झूठा आरोप लगाया। सेठ ने धीरे धीरे अपनी नज़रें चित्रलेखा की ओर मोड़ी और कहा, तुमने यह सब किया? चित्रलेखा ने हकलाते हुए कहा, मैं बस डर गई थी। आरव ने हमें देख लिया था। अगर आप जान जाते तो मैं इस घर में। सेठ ने बीच में ही रोक दिया, बस अब एक शब्द भी मत बोलना। डर गई थी या अपना पाप छिपाना चाहती थी? चित्रलेखा ज़मीन पर सिर झुकाकर बैठ गई। जवाब उसके पास था ही नहीं। विराज खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन कानून और न्याय सेठ पर नहीं छोड़ा जा सकता था। सेठ ने दरवाजे से बाहर खड़े नौकर को आवाज़ दी, किसी को पुलिस बुलाने भेजो। चित्रलेखा घबरा कर रो पड़ी, नहीं सेठ जी, दया कर दीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जो कहेंगे वही करूंगी, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। लेकिन सेठ ने कठोर स्वर में कहा, दया की भी एक हद होती है। तुमने मेरे बेटे का जीवन तबाह करने की कोशिश की, उसके सम्मान पर कीचड़ फेंका और यहाँ तक कि उसकी जान लेने की साजिश रची। अब दया नहीं, बस सज़ा होगी। आरव कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, पिताजी, मैं नहीं चाहता कि यह औरत जेल में सड़े। इसकी सज़ा जेल नहीं, इसकी सज़ा यह है कि इसे इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। सेठ ने अपने बेटे की ओर देखा। बरसों बाद उसने उसमें अपनी पत्नी की उसी कोमलता की झलक देखी। विराज को पुलिस ले गई। चित्रलेखा ने हाथ जोड़कर रो रो कर माफ़ी मांगी, पर सेठ का दिल अब कभी नहीं पिघलने वाला था। सेठ ने नौकरों से कहा, इसे इसके मायके पहुंचा दो। आज से इस घर का दरवाज़ा इसके लिए हमेशा के लिए बंद है। चित्रलेखा रोते हुए बाहर निकाली गई। उसकी आंखों में पछतावा तो था, लेकिन बहुत देर से आया हुआ पछतावा, जिसकी अब कोई कीमत नहीं थी। जब सब शांत हो गया तो सेठ ने कांपते हाथों से आरव के कंधे पर हाथ रखा। आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया।
तुम्हारे साथ अन्याय किया। आरव ने धीरे से कहा, आप मेरे पिता हैं, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। मुझे तकलीफ आपसे नहीं, उस झूठ से थी, और वह झूठ अब ख़त्म हो चुका है। सेठ ने उसे सीने से लगा लिया। बरसों बाद उस घर में पहली बार सच्चा सुकून लौट रहा था। एक पिता और बेटे के बीच टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ गया था, और जहाँ झूठ, लालच और पाप ने बीमारी फैलाई थी, वहीं सच ने घर को फिर जगा दिया था।